हेलो मेरे वॉरियर, क्या हाल चाल आप सबके। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। कैसे हो आप सब। तो आज सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 6, जिसमें एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला समझने वाले हैं, सीखने वाले हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से आपको ये एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला समझाने वाला हूं, जो कि हर बार ये एग्जाम में आते ही आता है। अगर ये चैप्टर आ रहा है आपके एग्जाम में, इसका मतलब यहां से क्वेश्चन पूछना 100% तय है। तो यहां से क्वेश्चन आपको मिलेगा बहुत कम टाइम में, बहुत ही अच्छे तरीके से एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला समझाने वाला हूं। तो जल्दी जल्दी कॉपी पेन लेके बैठ जाइए फटाफट और शुरू करते हैं आज का लेक्चर। देखो, सबसे पहली हम बात करते हैं कि एम्पिरिकल फॉर्मूला होता क्या है। ये एम्पिरिकल फॉर्मूला होता क्या है, सबसे पहली बात ये करेंगे। तो देखो, एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है। कोई भी हमारे पास एक कंपाउंड दिया रहेगा, कोई भी हमारे पास क्या होगा, कंपाउंड दिएगा। इस कंपाउंड का जो सिंपलेस्ट फॉर्म निकल के आता है ना, उसी को हम बोलते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, हम एम्पिरिकल फॉर्मूला बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल से समझाऊंगा पहले, फिर इसके बाद से थ्योरी आपको पढ़ के समझा दूंगा। देखो क्या होता है, जैसे आपको मैं पूछूं यहाँ पे कि C6H6 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, C6H6 लिखा हुआ है। मैं पूछूंगा ये क्या है, तो आप बोलोगे बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है। ये बेंजीन का क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है। हाँ जी सर, बिल्कुल सही बात है। ये क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है। ठीक है, अच्छी बात है। हाँ जी, अब इसी का जो सिंपलेस्ट कंपाउंड निकल के आएगा, इसका जो सिंपलेस्ट कंपाउंड निकल के आएगा, उसी को क्या बोलते हैं हम, एम्पिरिकल फॉर्मूला। अब ये सिंपलेस्ट कंपाउंड कैसे निकल के आता है, तो वहां पे हम HCF लेते हैं। क्या लेते हैं हम, HCF। HCF क्या होता है, देखो HCF की बात करें, HCF की बात करूं मैं, तो HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो अगर मैं यहां से आपसे ये क्वेश्चन पूछूं कि यहाँ पे C6 है, यहाँ पे H6 है, तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा इसमें, तो आप बोलोगे सर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना होगा, सर 6 होगा। ये बात भी सही है। अब ऐसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। तो जब इसको कॉमन लेंगे हम, देखो ध्यान से मेरी बात, कॉमन लिया तो क्या बचेगा, CH बचेगा। क्या बचेगा हमारे पास, CH बचेगा। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है। और देखो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब क्या होता है, डिवाइड करना एक तरह से होता है। जो हम कॉमन फैक्टर लेते हैं उसका मतलब डिवाइड होता है। यहां से हम 6 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, कर दिया। क्या मिला हमारे पास, CH मिला। मेरी बात समझो ध्यान से, पहले क्या था हमारे पास, C6H6 था। ठीक है, तो इसको हमने क्या बोल दिया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बोल दिया, जिसको हम MF बोलेंगे। क्या बोल दिया हमने, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बोल दिया। अब इसी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का जो सिंपलेस्ट नंबर है, जो सिंपलेस्ट कंपाउंड है, क्या है हमारे पास, जो सिंपलेस्ट क्या होगा भाई, जो सिंपलेस्ट कंपाउंड होगा, जो सिंपलेस्ट क्या होगा, कंपाउंड होगा, सिंपलेस्ट कंपाउंड होगा, उसी को क्या बोलेंगे, उसी को बोलते हैं हम एम्पिरिकल फॉर्मूला। क्या बोलेंगे उसको, एम्पिरिकल फॉर्मूला, एम्पिरिकल फॉर्मूला। आ गई मेरी बात समझ में, आ गई मेरी बात समझ में, जल्दी बताओ। तो ये अब क्या होगा, एम्पिरिकल फॉर्मूला, और ये क्या होता है हमारे पास, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, जब मुझे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से एम्पिरिकल फॉर्मूला में अगर जाना होगा, तो हमें HCF लेना पड़ेगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और उसी से क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे। उसी से क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे। जब ये डिवाइड करोगे तो आप चले जाओगे कहां पे, एम्पिरिकल फॉर्मूला पे चले जाओगे। ठीक है, पहले एम्पिरिकल फॉर्मूला को सही तरीके से समझेंगे, फिर इसके बाद से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पे शिफ्ट होंगे। क्या यहां तक मेरी बात समझ में आ गई, ठीक है। तो इसी को क्या बोलते हैं हम, एम्पिरिकल फॉर्मूला बोलते हैं। अब थोड़ा सा क्या करेंगे, थ्योरी को समझेंगे। थ्योरी क्या कहना चाहता है समझो, द सिंपलेस्ट फॉर्मूला, ये सिंपलेस्ट फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड, ये कंपाउंड का क्या होता है, सिंपलेस्ट फॉर्मूला होता है। जैसे ये हमारे पास कंपाउंड दे रखा था C6H6, ये जो बेंजीन है, ये हमारे पास कंपाउंड दे रखा था। इसका जो सिंपलेस्ट फॉर्मूला जो बन के आया, सिंपलेस्ट फॉर्मूला बन के आया, इसी को क्या बोल दिया हमने, एम्पिरिकल फॉर्मूला बोल दिया। क्लियर बात समझ में आ रही, अच्छा ठीक है। और आगे क्या बोल रहा है ये भी समझते हैं, दैट इंडिकेट सिंपलेस्ट होल नंबर। अब याद रखना कि जब भी हमारा जो सिंपल फॉर्म में कंपाउंड आएगा, जो सिंपल फॉर्म में कंपाउंड होगा, उसका जो हमारे पास जो उसका जो एटम, जो भी हमारे पास टर्म होगा, वो सिंपलेस्ट होल नंबर में यहां पे लिखा रहेगा। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ वेरियस एटम प्रेजेंट इन कंपाउंड। उस कंपाउंड में वो जो कंपाउंड रहेगा वो सिंपलेस्ट होल नंबर में रहेगा। ऐसा नहीं कि कोई डेसिमल फॉर्म वहां पे आ जाएगा कि कार्बन 1.2 का हाइड्रोजन 2.3, ऐसा करके कुछ भी नहीं आएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में इस तरीके से लिखा गया। क्या सर और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है क्या, हाँ जी बहुत सारे और भी एग्जाम्पल होंगे, सारे के सारे एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल है, लेकिन आपको मेजरली एम्पिरिकल फॉर्मूला क्वेश्चन में सॉल्व करना है कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है, वो ज्यादा जरूरी है समझना आपको। ठीक है ना, क्या ये समझ में आ गया कि एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है। मुझे बस सिर्फ इतना समझाना था कि एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है, उसको कैसे हम न्यूमेरिकल्स में कैसे सॉल्व करेंगे, वो मैं अभी थोड़ी देर में आपको बताने वाला हूं। ठीक है, अच्छा ठीक है। ये बोला है क्या कि जो हमारे एम्पिरिकल फॉर्मूला होते हैं ना,
क्या बोलते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला, इट डज नॉट शो द एक्चुअल नंबर, वो कोई एक्चुअल नंबर शो नहीं करते। एक्चुअल नंबर सिर्फ और सिर्फ कौन शो करता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मतलब यहाँ पे जो नंबर शो कर रहा है, यहाँ पे 1 1 शो कर रहा है, ये एक्चुअल नंबर नहीं है। एक्चुअल नंबर क्या है भाई, यहाँ पे C6H6, ये एक्चुअल नंबर हमारे होता है, ठीक है। तो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ओनली द सिंपल रेशियो, ये हमेशा क्या होगा, सिंपल रेशियो में ही रहेगा। क्या यहाँ तक बात समझ में आ गई, आगे होगी, ठीक है। अब समझिए, अब इसके क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, तो देखो ध्यान से, पहले क्वेश्चन पूछा कैसे जाता है। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछा जाता है, लिखा जाएगा यहाँ पे डिटरमाइन, क्या बोलेगा, डिटरमाइन द एम्पिरिकल फॉर्मूला। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन में पहले ही बोल दिया डिटरमाइन द एम्पिरिकल फॉर्मूला एन ऑक्साइड ऑफ आयरन, आयरन का ऑक्साइड होगा हमारे पास, ठीक है, which has 69.9% आयरन। आयरन कितना परसेंट दिया हुआ है आपको, 69.9% दिया हुआ है। अच्छा ठीक है भाई, इसके बाद से बोला 30.1% क्या है, डाइऑक्सीजन है। जो ऑक्सीजन दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 30.1% दिया हुआ है बाई मास, उसकी मास है। बेसिकली ये जो परसेंटेज में दिया हुआ है वो क्या है, मास है। क्या है, मास है। और मैंने ये बात बताया था, क्या बोला था कि अगर कोई चीज हमें परसेंटेज में दिया हुआ है, जैसे मान लो 69.9% दिया हुआ है, तो इसको मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं 69.9 ग्राम लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं मैं, 69.9 ग्राम लिख सकता हूं मैं, क्योंकि यहाँ पे मास की बात कर रहा है। मास परसेंटेज बोलेगा तो 69.9% लिखूंगा, मास ऑफ आयरन बोल दिया तो मैं लिखूंगा 69.9 ग्राम, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, मास ऑफ आयरन, मास ऑफ आयरन Fe, ठीक है। आगे बात समझ में, ये क्या है, मास परसेंटेज, मास परसेंटेज ऑफ आयरन। या फिर इसको एक और चीज बोल सकते हो, इसको एक और चीज बोल सकते हो, परसेंटेज कंपोजिशन भी बोल सकते हो। इसको क्या बोल सकते हो, 69.9% को क्या बोल सकते हो, परसेंटेज कंपोजिशन बोल सकते हो, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ आयरन, ठीक है। पिछले क्लास में मैंने आपको सिखाया था। अब सुनो, जल्दी जल्दी समझो। तो अब इसको करने की तरीका क्या है, हमें एम्पिरिकल फॉर्मूला बताना है। हमें दे रखा है कि आयरन जो है Fe है, उसका मास कितना है, 69.9% दे रखा है। ऑक्सीजन है, इसका मास कितना है, 30.1 ग्राम परसेंटेज दे रखा है। अब हमें क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, कैसे एम्पिरिकल फॉर्मूला हमें डेराइव करना है, ये समझना है। सुनो ध्यान से, तो इसके कुछ स्टेप्स होते हैं, उस स्टेप्स को आपको क्या करना है, फॉलो करना है। पहला स्टेप क्या करोगे, एलिमेंट लिखोगे। फर्स्ट स्टेप में क्या लिखोगे, एलिमेंट। एलिमेंट कौन कौन सा एलिमेंट बोला है भाई, सुनो ध्यान से, यहाँ पे ऑक्साइड ऑफ आयरन की बात बोला है, मतलब 2 ही एलिमेंट। यहाँ पे देखो 2 ही एलिमेंट दिया, आयरन दिया है और क्या दे रखा है, ऑक्सीजन दिया हुआ है। यहाँ पे तो 2 एलिमेंट आपको दिया हुआ है, 2 एलिमेंट आपने यहाँ पे लिख दिया, एक में क्या लिख दिया, आयरन, दूसरे में क्या लिख दिया, ऑक्सीजन। क्लियर, ठीक है। इसके बाद से सेकंड जो हमारा होता है, फर्स्ट हमारा कंप्लीट। अब इसके बाद से सेकंड हमारा होता है, क्या सेकंड में, परसेंटेज कंपोजिशन। जो आपको ये परसेंटेज दिया रहेगा, ये जो परसेंटेज आपको दिया रहेगा, वही परसेंटेज कंपोजिशन जस्ट लाइक लिखना है, लेकिन उसमें परसेंटेज आपको यूज नहीं करना है। तो यहां पे लिख दिया मैंने परसेंटेज कंपोजिशन 69.9 30.1 लिख दिया हमने, कोई दिक्कत यहां पे नहीं, ठीक है। इसी को मैं मान सकता हूं कि भैया ये क्या है, मास दे रखा है ग्राम, तो यहाँ पे ग्राम भी यूज कर सकता हूं परसेंटेज हटा के, ठीक है। क्लियर बात समझ में आ रही है, बट डायरेक्टली मैं यहाँ पे कर दिया 69.9 एंड 30.1। दूसरा स्टेप क्लियर हुआ, अरे जल्दी बताओ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक। तीसरा स्टेप में क्या करोगे, जो इसका एटॉमिक मास है ना, जो इसका एटॉमिक मास, जो एलिमेंट दिया हुआ है, एलिमेंट का एटॉमिक मास लिखना है। तो क्या लिखोगे, आयरन हो गया, आयरन का एटॉमिक मास कितना होता है, 55.85 होता है, ठीक है। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास, यहाँ पे देखो, यहाँ पे यूनिट लिखने का कोई फायदा नहीं है, यहाँ पे आपको यूनिट नहीं लिखना है भाई साहब, सुनो मेरे ध्यान से, यहाँ पे कोई भी यूनिट नहीं लिखना। अच्छा, आयरन का एटॉमिक मास कितना लिखा आपने, 55.85। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना हो गया भाई, 16 हो गया, लिख लिया आपने, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16। तो तीसरा कंप्लीट हो गया। पहला हमने क्या बोला, एलिमेंट लिखना है, दूसरा क्या बोला, परसेंटेज कंपोजिशन लिखना है, तीसरा क्या लिखना है, एटॉमिक मास लिखना है, जो जो आपको एलिमेंट दिया रहेगा उसका एटॉमिक मास लिखना है, ठीक है, लिख दिया। चौथा इंपॉर्टेंट है भैया आपका, चौथा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या लिखाना है, नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। क्या निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स निकालना। नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, गिवन मास अपॉन का मोलर मास, गिवन मास अपॉन का मोलर मास, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालना, यहाँ पे देखो ध्यान से, गिवन कितना दे रखा है, तो क्या करोगे, ये हमारे पास जो डेटा दे रखा है 69.9, और इसको क्या करोगे, एटॉमिक मास से डिवाइड करोगे। सुनो मेरी बात ध्यान से, ये जो आपको परसेंटेज कंपोजिशन जो दिया हुआ है, इसको क्या करोगे, ऊपर रखोगे, 55.85 से डिवाइड कर दोगे। देखो ध्यान से, 69.9 डिवाइडेड बाय 55.85, जब इसको मैं डिवाइड किया तो कितना मोल निकल गया हमारे पास, 1.25 मोल। कितना निकल के आया भाई, 1.25 मोल निकल के आ गया।
वैसे ही ऑक्सीजन का करोगे, क्या करोगे, परसेंटेज कंपोजिशन को उठाओगे, मतलब इसको ग्राम में से उठाओगे, 30.1 डिवाइडेड बाई 16 करोगे, क्या मिलेगा, 1.88 मिल जाएगा जब इसे सॉल्व करें। क्यों मैंने ये पहले सॉल्व किया, बिकॉज ऑफ टाइम ज्यादा से ज्यादा बच पाए हमारे पास, ज्यादा से ज्यादा आपको कॉन्सेप्ट सिखा पाए, इसलिए मैंने किया, ठीक है ना। कोई कमेंट में ये मत बोलना कि सर तुम्हें आता नहीं है बस इसलिए ऐसे कर दिया, मिलोगे तो पता चल जाएगा। सुनो ध्यान से, तो यहां पे बात समझ में आ गई, 1.88 हो गया, ये क्या हो गया 1.25 हो गया, ये हमारे पास क्या निकल के आ गया, नंबर ऑफ मोल्स निकल के आ गया। यहां तक बात समझ में आ गई सर। अब नंबर ऑफ मोल्स निकल गया, तो आप देखो ध्यान से, ये 1.25 है, ये 1.88 है। अब आपको सुनो, इंपॉर्टेंट बात सुनना है, सुनना है, इधर सुनो सुनो, सुनना है। करोगे क्या कि इस नंबर में जो नंबर ऑफ मोल्स निकाले हो ना, इस नंबर ऑफ मोल्स में देखना है कि सबसे छोटी वैल्यू किसकी है। क्या मैंने बोला कि जो नंबर ऑफ मोल्स आपने निकाला है ना, उस नंबर ऑफ मोल्स का सबसे छोटा वैल्यू कौन है। तो आप देखोगे सर 1.25 में 1.88 में सबसे छोटा वैल्यू क्या है हमारे पास, 1.25। अब ये 1.25 से दोनों में नंबर ऑफ मोल्स में डिवाइड कर दो, क्या करोगे, 1.25 उठाए यहां पे देखो रखा, और सबसे इसमें सबसे जो छोटा नंबर कौन सा है, तो 1.25 ही है, उससे डिवाइड कर दिया। डिवाइड किया, किसके बराबर मिला हमें, 1 के बराबर मिल गया। फिर नीचे वाले को भी उठा के रखेंगे 1.88, और सबसे छोटा वैल्यू कौन सा मान के चला था, 1.25। इस 1.25 से डिवाइड करो, कितना मिल गया हमें, 1.5 मिल गया। ये क्या निकाला हमने, पांचवा, यहां पे सिंपल रेशियो निकाला। क्या निकाला, सिंपल रेशियो निकाला। ये हर स्टेप लिखना जरूरी है, नहीं तो मार्क्स कटेंगे। स्टेप लिखना जरूरी है, नहीं तो मार्क्स कटेंगे। क्या मेरी बात समझ में आई, नंबर ऑफ मोल्स निकाला, जो भी नंबर ऑफ मोल्स में सबसे छोटी वैल्यू होगी उसे सब में डिवाइड कर दो, सारे नंबर ऑफ मोल्स में डिवाइड करो और खुद में डिवाइड कर दो। तो यहाँ पे देखो 1.25 डिवाइड किया 1 आ गया, 1.88 में 1.25 डिवाइड किया कितना आ गया, 1.5 आ गया। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात, ये देखो ध्यान से, यहाँ पे वैल्यू होल नंबर में आए, लेकिन यहाँ पे डेसिमल फॉर्म में आ गया। जब डेसिमल फॉर्म में आते हैं तो ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा, अगर मान लो 1.2 आ गया डेसिमल फॉर्म में, तो इसको आपको 1 ही मान के चलना है अप्रोक्स में। अगर 1.3 आ गया तभी भी इसको 1 ही मान के चलना है अप्रोक्स में। लेकिन अगर 1.5 आ गया तो इसको अप्रोक्स में 1 नहीं मान सकते हो, अप्रोक्स में 1 नहीं मान सकते हो, अप्रोक्स में 2 नहीं मान सकते हो। ये इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, सुनो मेरी बात ध्यान से, इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। तो क्या करोगे सर, तो इसमें हमें ऐसे होल नंबर से मल्टीप्लाई करने होते हैं, ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करने होते हैं जो एक्चुअल होल नंबर बना दे। तो हमने क्या किया, हमने इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें भी हमने क्या कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 15 2 जा 3 हो जाएगा, मतलब 1.5 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। 1 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। ये क्या निकाला हमने, ये निकाला हमें 6 नंबर जो हमारा है सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। यहां से निकल के आएगा सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। क्या निकल के आया हमारे पास, एक हमारा 2 निकल के आ गया, दूसरा क्या निकल के आ गया, 3 निकल के आ गया। जो ये समझाया बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे कंफ्यूज करते हैं, ठीक है। अगर इसमें तुम होल नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तभी भी होल नंबर नहीं बनेगा, इसलिए इसको अप्रोक्स मान के चलते हैं। लेकिन 1.5, अच्छा देखो, अगर ये हो जाता 1.8 लिखते हैं तो अप्रोक्स में इसको 2 लिख सकते हो, अप्रोक्स में इसको क्या लिख सकते हो, 2 लिख सकते हो। लेकिन 1.5 आएगा, 2.5 आएगा, अप्रोक्स में आप 3 2 नहीं लिख सकते। क्लियर बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, एक्स्ट्रा नॉलेज जो सिखाया उस पर ध्यान देना, ठीक है। तो ये हमारा क्या निकल गया, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो निकल के आ गया 2 और 3। बस कुछ नहीं करना, हो गया यहां से काम। इसके बाद से क्या करोगे, एम्पिरिकल फॉर्मूला लिखोगे नीचे, क्योंकि तभी मार्क्स आपको मिलेगा। एम्पिरिकल फॉर्मूला लिखा, अब देखो ध्यान से, ये जो आयरन है, आयरन कितना आया हमारे पास, 2 आया, कितना आया, 2 आया। तो क्या लिखेंगे हम, F2 लिखेंगे, Fe2 लिखेंगे। क्या लिखेंगे हम, Fe2 लिख देंगे, ठीक है। ऑक्सीजन कितना आया, 3 आया, क्या लिखेंगे, O3 लिख देंगे। तो हमारे पास जो एम्पिरिकल फॉर्मूला निकल के आ गया, क्या निकल के आ गया, Fe2O3। इसी से एम्पिरिकल फॉर्मूला ऐसे ही निकाला जाता है। जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो फटाफट, ले लो फटाफट स्क्रीनशॉट। समझ में आ गया, समझ में आ गया एम्पिरिकल फॉर्मूला कैसे निकालना। जो यहाँ पे सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो निकल के आ गया, बस उसी को क्या करोगे, Fe से मल्टीप्लाई करो, Fe मल्टीप्लाई बाई 2 मतलब Fe2 हो जाएगा। O है हमारे पास, O कितनी बार आया, 3 बार आया, लिखो क्या, O3 लिख दोगे। क्लियर बात समझ में आ गई।
जल्दी बताओ, ये वाला पॉइंट समझ में आ गया जो डेसिमल वाला बताया था, यहां तक समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो ध्यान से, अब बात करते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की बात। किसकी बात करेंगे? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से बताया कि एक एक्चुअल नंबर होता है जो कि क्या होता है भैया, एटम को रिप्रेजेंट करता है किसी मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स में। ये क्या होता है सर, समझ नहीं आया? देखो ध्यान से मेरी बात, जैसे हम क्या कर रहे थे, सुनो ध्यान से, क्या लिखा है पहले लिखना समझते हैं। द molecular formula so that actual number of atoms of each element present one molecules of the compound, उस कंपाउंड में एक्चुअल नंबर ऑफ क्या होगा, एटम प्रेजेंट होंगे। जैसे जैसे फॉर एग्जांपल मैंने क्या लिखा, C6H6 लिखा, ये जो है ये बेसिकली एक्चुअल नंबर था हमारे पास। क्या था ये हमारे पास? ये एक्चुअल नंबर था। यही जो एक्चुअल नंबर हमारे पास है इसी को हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बोलते हैं। अब ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड आउट कैसे किया जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड आउट करने के लिए हमें हर बार एम्पिरिकल फॉर्मूला फाइंड आउट करना ही पड़ेगा। अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बोलेगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड आउट करने के लिए बोलेगा, तो आपको एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना जरूरी है। ठीक है, अगर एम्पिरिकल फॉर्मूला नहीं दिया रहता है तो आपको निकालना ही पड़ता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको एम्पिरिकल फॉर्मूला नहीं दिया रहता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? चलो, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का फॉर्मूला देख लेते हैं। क्या होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का फॉर्मूला? n मल्टीप्लाई बाई एम्पिरिकल फॉर्मूला। इसका मतलब हमें एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना पड़ेगा, हमें एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना पड़ेगा। क्वेश्चन कैसे आता है उसको भी बताऊंगा आपको। तो ये जो हमारे पास दिया हुआ है, ये हमारे पास क्या है भैया, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का फॉर्मूला होता है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इनटू n इनटू एम्पिरिकल फॉर्मूला। n क्या होता है? n नंबर ऑफ मोल्स होता है। ये नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकल के आता है? तो मॉलिक्यूलर मास यहाँ पे ये हमेशा दिया रहेगा, याद रखना। आपके क्वेश्चन में ये गिवन रहेगा, आपके क्वेश्चन में ये गिवन रहेगा, मॉलिक्यूलर मास गिवन रहेगा। तो मॉलिक्यूलर मास अपॉन का एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। ये जो आप एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालोगे ना, ये जो एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालोगे, इसका मोलर मास भी आपको निकालना पड़ेगा। वो मोलर मास यहाँ पे रखोगे और मॉलिक्यूलर मास ऊपर में रहेगा जो कि आपको गिवन रहेगा। डिवाइड करोगे तो n निकल के आएगा, फिर n को इसमें रख के एम्पिरिकल फॉर्मूला में मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या निकल के आएगा हमारे पास? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकल के आएगा। सर उतना मजा नहीं है जितना मजा से समझ में आना चाहिए। हाँ जी आएगा, क्योंकि क्वेश्चन जब हमारे पास आएगा तो समझ में भी बहुत अच्छे तरीके से हमारे से आ जाएगा। क्लियर? चलो क्वेश्चन को देखते हैं भाई, क्वेश्चन को समझते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब पहले क्वेश्चन समझो कि क्वेश्चन बोलता कैसे। जब तक हम क्वेश्चन पे ध्यान नहीं देंगे, क्वेश्चन को नहीं पढ़ेंगे भाई, एग्जाम में अच्छी तरीके से नहीं लिख पाएंगे। तो पहले अच्छे से तरीके से लिखना सीखो भाई। देखो क्या बोल रहे हैं, ए कंपाउंड्स कंटेन 4.07% हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कितना है? मान लो कोई कंपाउंड हमारे पास है भाई, कोई कंपाउंड है हमारे पास जिसमें 4.07% क्या है? हाइड्रोजन है। 24.47% क्या है? कार्बन है। एंड इसके बाद से बोल रहा है क्लोरीन जो है कितना दे रखा है? 71.65%। क्या दे रखा है भाई? क्लोरीन कितना है? 71.65% दे रखा है। इट मोलर मास और इज, देखो यहाँ पे मोलर मास दे दिया कि नहीं दे दिया? जल्दी देखो ध्यान से, मोलर मास कितना दिया है? 98.96 ग्राम दे रखा है। व्हाट आर द एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। यहाँ पे दोनों क्वेश्चन पूछा गया है, एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। याद रखना, जब भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछेगा ना तो ये जरूर देगा आपको, कौन सा? ये आपको मोलर मास, ठीक है, ये आपको जरूर देगा। मोलर मास बोले, मॉलिक्यूलर मास बोले, गिवन मास बोले, सेम ही बात है, यही देगा। ठीक है, आगे मेरी बात समझ में। तो सबसे पहला मैंने हमेशा बोला है कि जब भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको बनाना है ना तो आपको एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना आना चाहिए। सेम केस है, एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालेंगे, फटाफट देख लेंगे। क्या मैंने बोला था? सबसे पहला काम है एलिमेंट लेंगे। एलिमेंट, अब देखो ध्यान से, एलिमेंट आपको ऑलरेडी यहाँ पे दे रखा है, हाइड्रोजन और कार्बन, इसके बाद से क्लोरीन, ये दे रखा है। तो हम क्या करेंगे भाई, पहले हमने क्लोरीन रखा, चाहे कार्बन, कुछ किसी को भी रख लो पहले, कोई बात नहीं, लेकिन उसी के अकॉर्डिंग आपको परसेंटेज कंपोजिशन रखना है। ठीक है, तो हमने क्या रखा? पहले कार्बन रखा, फिर हाइड्रोजन, फिर क्या रखा हमने? क्लोरीन। जो एलिमेंट यहाँ पे दिया वो एलिमेंट हमने यहाँ पे रख दिया। क्लियर बात समझ आ गई? इसके बाद से परसेंटेज कंपोजिशन रखा, जो कि कितना रखा? कार्बन का परसेंटेज कंपोजिशन कितना है? 24.47% रख दिया हमने। हाइड्रोजन कितना है? 4.07% रख दिया हमने। क्लोरीन कितना है? 71.65 रख दिया हमने। क्लियर बात समझ में आ गई यहाँ तक? दूसरा हो गया। तीसरा हमने क्या बात बोला था कि इसके एटॉमिक मास लिखना जरूरी है। एटॉमिक मास, दूसरी बार बता रहा हूं एम्पिरिकल फॉर्मूला, सुनो मेरी बात ध्यान से। एटॉमिक मास, तो कार्बन का एटॉमिक मास 12, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1,
क्लोरीन का एटॉमिक मास 35.5। क्लियर क्लियर क्लियर। अब मैंने क्या बताया था तीसरा, चौथा क्या बताया था, नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, जो परसेंटेज कंपोजिशन दिया हुआ है उसे एटॉमिक मास से डिवाइड कर दो, क्या निकल के आएगा हमारे पास, नंबर ऑफ मोल्स निकल के आएगा कितना 2.07। फिर 4.07 डिवाइड बाई 1 कितना आएगा 4.07। 71.65 डिवाइड बाई 35.5 कितना निकल के आएगा 2.01। अब इसके बाद से मैंने क्या बोला था कि जब भी नंबर ऑफ मोल्स निकल के आ जाए तो उसके सबसे स्मॉलेस्ट नंबर को चेक करना है कि सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है। जब सबसे स्मॉलेस्ट नंबर चेक कर लेंगे बस उसी से सब में क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे। हमने देखा क्या यहाँ पे 2.07 है, 4.07 है, 2.01 है। इसका मतलब ये जो नंबर हमारे पास दिख रहा है ये नंबर क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है। इसी स्मॉलेस्ट नंबर को सब में डिवाइड करोगे और खुद में भी डिवाइड करोगे। देखो यहाँ पे सब में डिवाइड किया 2.07 डिवाइड बाई 2.01 क्या मिला हमें 1 की वैल्यू। यहाँ क्या मिला 2.0, यहाँ क्या मिला 1 मिल गया। क्या यहाँ तक बात समझ में आ रही। अब मेरी बात समझो, नेक्स्ट हमारा क्या है, सिंपल होल नंबर्स मोलर मास, मतलब आप मोलर रेशियो। तो सिंपल होल नंबर्स में आपको चेंज करना है। मैंने क्या बोला था, सिंपल होल नंबर में चेंज करने के लिए अगर 1.5 होता है या फिर 2.5 होता है तो किसी ना किसी होल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन अगर 2.1 हो, सुनो ध्यान से, 2.1 हो तो अप्रोक्सीमेट 2 ही लिखते हैं, 2.01 है अप्रोक्सीमेट 2 ही लिखते हैं। यहाँ पे देखो 1 का 1 ही रहेगा। यहाँ देखो ध्यान से 2.02 है तो इसको अप्रोक्स में क्या लिख सकते हैं, हम 2 लिख सकते हैं। बात समझ में आ रही। अप्रोक्स में क्या लिखोगे 2 ही लिखोगे, तो अप्रोक्स में हमने क्या लिख दिया 2 लिख दिया, 1 का 1 लिख दिया। ये जो हमारे पास नंबर आया बस इसी नंबर को उठा के खेल करना है। अब नीचे लिखना है हमें एम्पिरिकल फॉर्मूला, क्योंकि हमें क्या मिल गया, सिंपलेस्ट होल नंबर हमें ऑलरेडी यहाँ पे मिल चुका है। जब सिंपलेस्ट होल नंबर मिल जाता है तो आधा मतलब क्या पूरा खेल खत्म ही एक तरफ से। अब कार्बन कितना नंबर आया, सिंपलेस्ट होल नंबर एक ही कार्बन आया तो क्या लिखूंगा C लिख दूंगा। हाइड्रोजन कितना आया 2 आया तो H2 लिख दूंगा मैं, ठीक है। और क्लोरीन कितना 1 आया तो यहाँ पे लगा दूंगा Cl लगा दूंगा। ये जो आप देख रहे हो CH2Cl देख रहे हो, इसी को क्या बोलते हैं हम एम्पिरिकल फॉर्मूला बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो हमने एक क्वेश्चन में हमने बोला कि क्या बोला था, व्हाट आर द एम्पिरिकल फॉर्मूला। हमने एम्पिरिकल फॉर्मूला निकाल दिया। हमने क्या निकाल दिया, एम्पिरिकल फॉर्मूला फाइंड आउट कर दिया। क्या यहाँ तक मेरी बात समझ में आ रही है, क्या बात समझ में आ रही है। एम्पिरिकल फॉर्मूला हमने फाइंड आउट कर दिया। अब क्या निकालना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालने के बाद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बहुत इजी होता है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में आपको क्या समझाया था, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में आपको क्या समझाया था, ये देखो ध्यान से, ठीक है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। तो क्या हुआ था, सबसे पहले आपको मैंने बताया था एन क्या होता है। देखो अगर सबसे पहले एन नहीं निकालोगे तो आपको मैंने ये चीज बता दिया था कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, एन इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला। एम्पिरिकल फॉर्मूला आपने फाइंड आउट कर लिया, एम्पिरिकल फॉर्मूला आपने फाइंड आउट कर लिया। क्या था कि था यहाँ पे CH2Cl था, ये आपने एम्पिरिकल फॉर्मूला फाइंड आउट किया। एन आपने फाइंड आउट नहीं किया, और एन फाइंड आउट जब करोगे तो एन का फॉर्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास जो कि गिवन रहता है, और क्या होता है एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, मतलब जो आप एम्पिरिकल फॉर्मूला निकाले उसका मास। तो वही काम यहाँ करना है। देखो ध्यान से, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास गिवन दिया हुआ है। मॉलिक्यूलर मास आपको दिया हुआ है कितना, 98.96 ग्राम दे रखा है। आ जाओ भैया ध्यान से। तो हमारे पास मॉलिक्यूलर मास यहाँ पे दिया हुआ है, हमने यहाँ पे 98.96 ग्राम हमने रख दिया, ठीक। अच्छा, एम्पिरिकल फॉर्मूला, तो एम्पिरिकल फॉर्मूला का यहाँ पे हमने क्या निकाल दिया, मोलर मास, मॉलिक्यूलर मास निकाल दिया, ठीक है। कितना आया 49.5 आया। इस 49.5 को यहाँ पे रखा, देखो ध्यान से। अब इसको मैंने डिवाइड किया तो क्या आया 1.99 आया। तो अप्रोक्स में इसको क्या मानेंगे हम, 2 मान लेंगे। क्या मानेंगे, अप्रोक्स में 2 आ गया। अब हमारे पास n की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। n की वैल्यू कितनी आ गई, 2। याद रखना ये n की वैल्यू कितनी आ गई, 2 हमारे पास आ गई। अब क्या होगा, बस n की वैल्यू फाइंड आउट हो जाने के बाद समझ जाना कि 98% काम खत्म हो गया, 2% का काम यहाँ पे क्या लिखेंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू n इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला। n कितना है 2 है, 2 रख देंगे यहाँ पे, ठीक है। एम्पिरिकल फॉर्मूला हमने निकाला था CH2Cl, ये हमारा एम्पिरिकल फॉर्मूला यहाँ पे निकाला था। देखो ध्यान से, ये क्या था, एम्पिरिकल फॉर्मूला था, निकाला था कि नहीं निकाला था, उसी एम्पिरिकल फॉर्मूला को यहाँ पे रख दोगे। तो यहाँ पे मैंने रखा CH2Cl। अब इसमें मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या मिलेगा, C2, और यहाँ पे H2H4 हो जाएगा और Cl2 हो जाएगा। ये जो आपको निकल के आया भाई C2H4 Cl2, यही हमारा क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है। क्या यहाँ तक मेरी बात समझ में आ गई होगी। देखो फटाफट
एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है ना, फटाफट स्क्रीनशॉट इसका ले लेना है, ठीक है ना, अच्छे तरीके से। तो मैंने ये सारा चीजें ना आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझा दिया है ना। तो ये हमारा क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड एम्पिरिकल फॉर्मूला इस तरीके से निकल के आता है। मैंने बोला था बहुत कम टाइम में बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझा दूंगा। क्या आपको समझ में आ गया? अगर समझ में आ गया होगा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फ्री कंटेंट आपको दे रहा हूं मैं, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, ठीक है, उन्हें भी मोटिवेट करना कि आप चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमें भी एक डिसिप्लिन आए, हमें भी एक मोटिवेशन आए कि हम भी इस पे और भी ज़्यादा क्या करें, काम कर पाए, ठीक है। ओके, तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, बहुत अच्छे से पढ़ाई करें, बाय बाय।